आज एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसने कानून की धज्जियां उड़ा के रख दी और कानून बनाने के लिए भी एक सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर इस तरह का कानून किसने बनाया है। और एक फैमिली के साथ नाइंसाफ़ी की ऐसी हद हुई कि आप लोग सुने तो सुनने के बाद आपका भी दिल दर्द से तड़प उठे। तो चलो मैं आपको जाकर स्टोरी सुनाता हूँ, फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि इनके साथ इंसाफ हुआ या फिर नहीं हुआ। महाराष्ट्र के पुरट शहर से शालाविहार कॉलोनी में हमाशु अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पर फ्लैट नंबर 6 में राठीव फैमिली रहती है, जिसमें बड़े केशिफ राठीव और उसके बेटे संजय राठीव रहते हैं और उनकी 8 फैमिली मेम्बर और भी रहते हैं। नजरीन, घर से 1.5-2 किलोमीटर ही दूर उनकी एक मिठाई की दुकान होती है। आज के दिन सीन कुछ यूँ होता है कि राखी बांधने का दिन होता है, तो दोपहर के टाइम बहन आती है अपने 2.5 साल के बेटे के साथ और अपने पति के साथ अपने भाई को राखी बांधने घर आ चुकी होती बहन। अब 3 भाई होते हैं, जिसमें संजय राठीव सबसे बड़ा होता है। घर में उसकी बीवी होती है और 2 भाई कुंवारे होते हैं, वो साइड पे होते हैं, साइड बिजनेस कर रहे होते हैं। लेकिन घर में अब कौन कौन होता है? एक बहन मिलने आई होती है, उसका बेटा होता है, जीजा होता है, संजय राठीव होता है, संजय राठीव की माँ होती है, 2 छोटी बहनें होती हैं, बीवी उसकी होती है और इसका एक बेटा होता है। यूँ नाज़रीन ग्रामी, ये इनकी पूरी फैमिली होती है। दोपहर के टाइम संजय राठीव घर खाना खाने आता है। केशव राठी जो उसका बाप होता है वो पहले ही शॉप के ऊपर होता है, वो खाना खाने नहीं आता। दोपहर को जब खाना खाने आता है संजय राठीव, तो साथ में अपने बहनोई को भी बोलता है कि तुमने इधर रुक के क्या करना है, चलो हम शॉप पे चलते हैं, वहाँ पे गपशप लगाएंगे, तुम्हारा इधर दिल नहीं लगना। यूँ ऐसे ही वो दोपहर को अपने बहनोई को भी अपने साथ ले जाता है। शाम को जब वो घर में वापस आते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। अब होता कौन कौन है? संजय राठीव होता है, उसका बाप केशव राठी होता है और उनका बहनोई होता है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, दरवाज़ा ना खोलने की वजह से वो हमसायों के पास जाता है। हमसायों को जाके बोलते हैं कि हमारे घर का दरवाज़ा नहीं कोई खोल रहा। तो हमसाए भी आके देखते तो बाहर से ताला लगा होता है। तो वो कहते हैं कि शायद तुम लोगों को किसी को चाबी दे के घर वाले गए हों, क्योंकि संजय राठीव का एक 2.5 साल का बेटा होता है और अब की बार उसकी बीवी को फिर बच्चा पैदा होने वाला होता है। इसलिए वो सोच रहा होता है कि घर में शायद इमरजेंसी पैदा होगी, इसलिए मेरी बीवी को ले के गए होंगे। लेकिन हमसाए कहते हैं हमारे पास चाबी नहीं है। यूँ वो अपनी शॉप पर जाता है, 1.5-2 किलोमीटर दूर उनकी शॉप होती, वहाँ से घर की दूसरी चाबी ले के आता है और चारों बंदे घर के अंदर शामिल होते हैं। अंदर दरवाज़ा खोल के जाते हैं, लेकिन अंदर का नज़ारा देख के उनका खौफ से रंग ही उड़ जाते हैं। जी हाँ, पूरा घर खून से लथपथ होता है। घर में ऐसे जैसे किसी ने खून से घर की सफाई करी हो, बल्कि ऐसे जिसने पंप लगा के पूरे घर में खून फेंका हो। हर तरफ खून ही खून और लाशें ही लाशें नज़र आ रही होती है। नाज़रीन ग्रामी, लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इतनी देर में कोई पुलिस को इतला करता है कि भाई हिमाचल में जाके देखो कि एक घर में से राठी फैमिली में इतनी लाशें निकली जा रही हैं। पुलिस वाले फ़ौरन आते हैं, पहले सोचते हैं कि लड़ाई का केस होगा, लेकिन जब आते हैं आगे से हैरान रह जाते हैं। 7 एम्बुलेंस आती हैं, जिसमें 8 डेड बॉडी रखी जाती है, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है जी ये 8 के 8 बंदे ही एक खंजर से कत्ल किए गए हैं। नाज़रीन, अब कौन इनको कत्ल कर सकता है? बयान लिए जाते हैं राठीव फैमिली के, लेकिन कोई इतने होश में नहीं होता। खैर, बयान संजय राठीव का लिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुम लोगों की किसी से दुश्मनी? कहता है जी नहीं। अब पता ये ऐसे चलता है कि घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक था, एक बात। दूसरी बात, किसी के शोर की आवाज़ नहीं आई। यानी पुलिस वालों ने अंदाज़ा लगाया कि ये जिसने भी काम डाला है कोई जानने वाले ने ही डाला है, क्योंकि अगर कोई डकैती वगैरह करने आता ऊपर से बंदा, तो ज़ाहिर बात है घर वाले शोर करते, हमसायों को सुनाई भी देता और घर का दरवाज़ा बाहर से खुला होता। लेकिन ऐसे नहीं था। घर से 85,000 रुपया गायब था और काफ़ी सारा सोना गायब था और कीमती घड़ियाँ वगैरह और कीमती सामान और भी गायब था। नाज़रीन ग्रामी, ये तो कन्फर्म हो गया कि ये डकैती का मामला है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो रहा था कि आखिर कौन कर सकता है। तो क्यास राय लगाएगी कि किसी ने भी किया है, किसी अपने नहीं किया है। यूँ नाज़रीन ग्रामी, उनके घर कौन आता है कौन जाता है, सब लोगों का डाटा लिखा गया, सब लोगों के बारे में पता किया गया कि कौन कौन उनके घर में रहता है, कौन कौन आता है। सारा कुछ नोटिस करने के बाद पुलिस ने चेकिंग करनी शुरू कर दी। अब उनकी शॉप के ऊपर जो लड़के भी काम करते थे उनसे भी पूछगछ करनी शुरू कर दी। इसी दौरान संजय राठीव को ख्याल आया कि 2-2.5 महीने पहले एक लड़का जो हमारे पास काम करता था, जिसका नाम राजू राज था, उसने अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करी थी, लेकिन हमने सैलरी नहीं बढ़ाई। वो 2.5 महीने पहले काम छोड़ गया था। हो सकता है ये उसी का ही काम हो।
पुलिस वाले अब उसका नाम दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद उस टाइम अखबार ज़्यादा आती थी, एक सुबह के टाइम अखबार छपता था, एक शाम के टाइम अखबार छपता था। पहले 2 दिन अखबार में उनका नहीं छापा गया, सिर्फ राठी फैमिली के 8 मर्डर के बारे में लिखा गया। लेकिन दूसरे दिन जो अखबार छापा गया उसके पहले पेज पे ही राठी फैमिली के 8 कत्ल और साथ राजू राज का भी नाम छापा गया कि ये बंदा कत्ल करके फ़रार हो चुका है। अब सीन कुछ ये था कि पुलिस राजू राज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब वो उसको ढूंढते ढूंढते एक शॉप पे जाते हैं। वहाँ पे पता चलता है जी इसके दोस्त यहाँ पे 2 काम करते थे, लेकिन वो भी कुछ दिन पहले काम छोड़ के चले गए हैं। ऐसे ही एक और शॉप पे वो जाते हैं तो उनको उनका एक भाई मिलता है। तलाश करते करते वो भाई उसका पीछे गांव का एड्रेस देता है। वो उसके एड्रेस के ऊपर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे राजू नहीं मिलता। अब राजू वहाँ पे भी नहीं मिलता, लेकिन गाँव से ही वापस वो उसके भाई के पास आते हैं। उसके भाई को उठा लेते हैं। भाई को उठा के पूछ-गछ करते हैं तो उसका भाई बताता है कि फ़लाँ शहर में फ़लाँ होटल पे वो काम कर रहे हैं। यूँ जाके राजू को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। राजू को गिरफ़्तार करने के बाद उससे पूछ-गछ की जाती है। पहले तो वो मानता नहीं, जब उसके साथ सख्ती की जाती है तो फिर वो सारी कहानी सुना डालता है। अब सीन कुछ यूँ होता है कि राजू पहले इनके यहाँ संजय राठी के यहाँ काम करता था, लेकिन उसने अपनी सैलरी बढ़ाने का बोला, लेकिन सैलरी ना बढ़ाने की वजह से उसने काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद साथ ही शॉप में उसके 2 दोस्त और काम करते थे, जिसमें एक का नाम नारायण था और दूसरे का नाम दिलजीत चौधरी था, जिसका नाम जीता चौधरी था। दिलजीत उसका नाम था, लेकिन जीता चौधरी उससे बार बार बुलाते थे। अब होता कुछ यूँ है कि जीता चौधरी राज को बोलता है कि मैंने तो काम छोड़ा है, तू अपने सेठ से बात करके मेरी वहाँ पे जॉब लगा दे, तूने अगर काम छोड़ भी दिया। लेकिन इतने दिनों में राजीव सेठी जो होता है उसने काम पे बंदा रख लिया होता है। वो राजू को बोलता है कि देखिए मैंने काम के ऊपर बंदा रख लिया है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। खैर वो चला जाता है। ये तीनों बेरोज़गार हो चुके होते हैं, राजू और उसके दोनों दोस्त। अब ये तीनों क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि क्यों ना हमें किसी घर में डाका डालना चाहिए और पैसे वगैरह लेके फ़रार हो जाते हैं। तो मनसूबा इनका ये बनता है कि किसी बड़े घर में डाका डालते हैं और जो भी बंदा सामने आएगा उसको कत्ल कर देंगे। बेवकूफ़ी की भी कोई इंतहा होती है। अगर डाका डाल रहे हो तो पकड़े गए तो बच तो जाओगे, लेकिन अगर कत्ल कर दिए तो बचने के भी चांस कम है। खैर ये करते क्या है जी, एक इनके पास एक चांदी की अंगूठी होती है जो कि राजू राज की माँ ने उसे दी होती है, जब कभी बुरा वक्त आए तो उसे बेच देना। लेकिन उसकी रसीद नहीं होती उसके पास। वो एक दुकान पे जाते सेल करने के लिए, लेकिन वो बिकती नहीं, लिहाजा वो उसे उधार रख के पैसे लेते हैं 90 रुपये, जिससे एक खंजर ख़रीदते हैं और कुछ लाल मिर्चें ख़रीदते हैं। ख़रीदने के बाद अब सीन कुछ ये था कि ये संजय राठिव जो था, दोपहर के टाइम इनके घर खाना बनता था और शॉप के ऊपर जितने भी लड़के काम करते थे सबके लिए खाना घर से ही आता था। संजय राठिव खुद घर आता था, खाना खाने के बाद बाकी बच्चों के लिए खाना ले जाता था। और कभी यूँ होता था कि किसी बच्चे को भेज देता था घर, वो खाना घर से लेके चला जाता था। तो यहाँ पे भी सीन कुछ यूँ था कि राजू जो अक्सर घर खाना लेने आया करता था, इसलिए घर वाले सारे उसे जानते थे। उस दिन भी राजू आया घर, लेकिन घर वालों को ये नहीं पता था कि इसने काम से छुट्टी कर दी है, निकल गया घर से। अब काम वाली बाई राजू को देख के दरवाज़ा खोल देती है। राजू फ़ौरन उसकी आंखों के ऊपर मिर्ची डाल देता है, उसकी आंखें जलना शुरू हो जाती है। पीछे उसके दोनों दोस्त भी अंदर आ जाते हैं, चीखना चलाना शुरू कर देती है। इतनी देर में घर के सारे मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं। चूँकि उन पे औरतें और बच्चे होते हैं, मर्द कोई होता नहीं, तो वो तीनों दोस्त इकट्ठे होकर उन सबको बोलते हैं कि देखो अगर किसी ने शोर किया तो हम लोग तुम लोगों की आंखों के ऊपर मिर्ची डाल देंगे और खंजर के साथ कत्ल भी तुम लोगों को कत्ल कर देंगे। इसलिए औरतें सारी डरती होती हैं, बच्चे पास होते हैं, खामोश हो जाती है। माँ जो उनकी होती है संजय राठिव की, वो विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ को भी वो डरा धमका के खामोश कर लेते हैं। कहते हैं हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारा सामान वगैरह लूटेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। करते भी ऐसे, सबसे पहले माँ को अंदर लेके जाते हैं, उससे उसकी अलमारी वगैरह खुलवाते हैं, गहने वगैरह निकलवाते हैं, पैसे निकलवाते हैं। उसके बाद उसका मुँह पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उसे खंजर के साथ कत्ल कर देता है। ये जो कत्ल करने वाला होता है इसका नाम होता है जीता चौधरी। तो ये पैसे वगैरह गहने वगैरह लूट के कत्ल कर देता है। बाकी जो दोनों होते हैं वो वायर पाउडर लेके खड़े होते हैं। अब ये दूसरे के पास आता है, राजू जो होता है वो मिर्चें लेके खड़ा होता है। अब जीता चौधरी दूसरी औरत को ऐसे लेके जाता है, बारी बारी सबको उनके कमरे में लेके जाता है, सबको कत्ल करता रहता है। एंड पे बच जाती है संजय राठिव की बहन, जो उसे मिलने आई होती है राखी बांधने के लिए, और 2.5 साल का उसका बेटा बच जाता है।
उसको दूसरे कमरे में लेके जाता है और उसके बेटे को ले जाता है, कहता है बेटा अपना दे दो, मैं इसकी नानी के पास इसे लेके जा रहा हूँ। लेकिन वो नहीं मानती, कहती नहीं। वो कहता है कि अगर तुम नहीं दोगी तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा, साथ में तुम्हें भी कर दूंगा। वो डरती बच्चे को दे देती, बच्चे को दूसरे कमरे में ले जा के उसका गला घोंट देता है, घोंट के उसे भी मार देता है। अब वापस आता है, वापस आके उसकी बहन को उसके कमरे में कत्ल कर देता है। अब पीछे नुकरानी बच जाती है। नुकरानी को ये इल्म नहीं होता कि घर में ऐसे कत्ल हुए जा रहे हैं और सबको ही वो एक एक कमरे में ले जाके कत्ल कर रहे हैं। यूँ नाज़रीन गिरामी, नुकरानी जो राजू होता है उसे बोलती है कि मेरी आंखें दिलवा दो, मुझे मिर्ची चुभी जा रहे हैं। राजू उसको किचन में लेके जाता है आंखें दिलवाने के लिए, लेकिन दूसरी साइड पे जो जीता चौधरी होता है वो किचन में खंजर धो रहा होता है। अब जैसे ही नकरानी आंखें धोती है तो वो देखती कि खंजर को खून लगा, वो खंजर साफ़ कर रहा है। वो नकरानी का मुंह पकड़ते हैं, उसे भी पकड़ के कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद वो सब कुछ लूटते हैं। लूटने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। भागने के बाद जाके वो अपना जो अंगूठी होती है उसको छुड़वाते हैं, चांदी की अंगूठी को। पार्टी का इंतज़ाम करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं और दिल्ली से बाहर चले जाते हैं और किसी शहर में, और वहाँ पे जाके एक गांव में जाके छुप जाते हैं। छुपने के बाद 2 दिन का वो अखबार देखते हैं, लेकिन अखबार में नाम नहीं आता तो वो खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तीसरे दिन बाद जब अखबार में नाम आ चुका होता है तो उनको डर सताना शुरू हो जाता है और वो सोचते हैं कि हम तीनों यहाँ पे अलग अलग हो जाएं और अलग अलग किसी एक जगह पे मिलेंगे। वो ठिकाना बना लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अलग होकर भाग सकते, पुलिस पहले उनको आके धर लेती, पकड़ लेती है। यूँ नाज़रीन ग्रामी, जो राजू राज होता है, पुलिस उसे कहती है कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ, इसलिए तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। वो सरकारी गवाह बन जाता है और नारायण के ख़िलाफ़ और जीता चौधरी के ख़िलाफ़ वो बयान देता है। अब जीता चौधरी जो होता है उसने 6 मर्डर किए होते हैं और 1 मर्डर जो होता है उसने नारायण ने किया होता है। अब राजू राज जो होता है उनका सरकारी गवाह बन जाता है, उनके ख़िलाफ़ ट्रायल चलता है। ट्रायल चलने के बाद उन तीनों को सज़ा हो जाती है। राजू राज को सज़ा होती है 10 साल कैद, और चूँकि इसने कत्ल नहीं किए होते, साथ में इसे जुर्माना वगैरह भी लगता है कि इसने अपने कातिल दोस्तों का साथ दिया है, और बाकी दोनों को सज़ाए मौत हो जाती, फांसी हो जाती है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, ये ट्रायल सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट चला जाता है। हाई कोर्ट में जाके बाकी दोनों को सज़ाए मौत हो जाती है, राजू को उम्र कैद हो जाती है, क्योंकि ये भी वारदात में साथ था, पूरा हक अदा कर रहा था। हाई कोर्ट से ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी तीनों की सज़ा बरकरार रखती है, एक की उम्र कैद, बाकी दोनों की सज़ाए मौत। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फिर ये वज़ीर आज़म के पास जो दरख्वास्त जाती है रहम की अपील की, वहाँ पे चली जाती। जीता चौधरी वहाँ पे दरख्वास्त दे देता है रहम की अपील की। केस लगे 18 साल गुजर चुके होते हैं। 18 साल बाद जब वो दरख्वास्त देता है, वो दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली जाती है और दोबारा केस फिर हाई कोर्ट में आ जाता है। हाई कोर्ट में दोबारा केस नए सिरे से चलना शुरू हो जाता है। तो हाई कोर्ट में जब नए सिरे से केस चलता है तो अब की बार ये जो जीता चौधरी होता है ये क्या स्कीम लगाता है, ये कहता है कि देखिए, जब मैंने कत्ल किया, जब मैंने मर्डर किए, तब मेरी उम्र 12 साल थी। तो अब केस को चलते हुए टोटल 22 साल हो चुके थे। तो वो कह रहा है तब मेरी उम्र 12 साल थी, तो 12 साल का तो मैं बच्चा था। अदालत ने नोटिस किया कि आखिर ये 12 साल का अगर था तो इतनी देर खामोश क्यों रहा। खैर, पुलिस वालों को बुलाया गया, जांच करी गई, पता चला जी वाकई ये 12 साल का था। तो पुलिस वालों ने उस टाइम उसका मेडिकल तो करवाया नहीं था, ना ही उससे उम्र का कोई कन्फर्म पूछा था कि तुम्हारी उम्र कितनी। खैर, जब उसके गांव गए, चले, पंचायत से पता किया, यूनियन काउंसिल से पता किया, हर तरफ से एविडेंस यही मिलना शुरू हो गए कि ये जो जीता चौधरी है इसकी उम्र वाकई ही 12 साल थी। और दूसरा जो राजू राज था उसने तो मर्डर किया ही नहीं थी, उसको बाइज्जत बरी कर दिया अदालत ने। और नारायण को जो था उसको उम्र कैद कर दी, और जीता चौधरी जो था उसको भी उम्र कैद कर दी, क्योंकि उसके यहाँ ये साबित हो चुका था कि वाकया ही ये लड़का 12 साल का ही था। लेकिन अब फैमिली के साथ इंसाफ हुआ या नहीं हुआ ये तो आप लोग ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उसकी जो सज़ाए मौत थी 2 बंदों की, वो तो ख़त्म हो गई, और जो मास्टरमाइंड था जिसने सारी ये गेम डाली थी राजू राज ने, उसको तो बरी ही कर दिया अदालत ने। बाकी दोनों को उम्र कैद कर दी कि जितनी भी ज़िंदगी ये ज़िंदा रहेंगे जेल में ही रहेंगे, कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। लेकिन उनकी सज़ाए मौत जो है वो मुअत्तल कर दी। अब कानून ने इंसाफ किया या सरासर राठीव फैमिली के साथ नाइंसाफ़ी हुई, ये फ़ैसला आप लोगों ने करना है। मेरी नज़र में ये सरासर नाइंसाफ़ी हुई, और जिस तीसरे को बरी किया उसको तो बरी करने का हक़ बनता ही नहीं था, क्योंकि उसने ही उन लोगों का नमक खाया था
और उसने ही उनके साथ नमक हरामी करी और अपने दोनों दोस्त लेके गया, लिहाजा उसकी सज़ा सबसे ज़्यादा बनती थी। अदालत ने उसको बरी कर दिया, बाकी दोनों को भी सज़ाए मौत होनी चाहिए थी, लेकिन अदालत ने उन दोनों को उम्र कैद कर दी। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।